हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 11 नीलकंठ को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये देखेंगे कि नीलकंठ का जो है इसका नाम का अर्थ क्या है। नील मतलब नीला और कंठ माने गला, नीले गले वाला। तो यह नाम भगवान शिव को भी दिया जाता है, मतलब क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष पी लिया था और जिससे उनका जो गला है वो नीला हो गया था। और इस पाठ में यह नाम एक मोर को दिया गया है जिसकी गर्दन नीले रंग की है। तो कहानी जो है यह कहानी महादेवी वर्मा के पालतू मोर नीलकंठ के बारे में है। लेखिका एक बार बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान में एक मोर के 2 बच्चे खरीदती है। मोर की जो सुंदर नीली गर्दन के कारण उसे नीलकंठ और मोरनी का राधा नाम दिया जाता है। नीलकंठ स्वभाव में बहुत ही वीर, दयालु और समझदार था। वह लेखिका के चिड़ियाघर के सभी पशु पक्षियों का सेनापति और संरक्षक बन गया था। एक बार उसने एक सांप में खरगोश के बच्चे की जान बचाई। खरगोश के बच्चे की जान बचाई, जिससे उसकी वीरता और दयालुता प्रमाणित होती है। तो इसमें एक चैप्टर को देखते हैं। पहले उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचकर मैं लौट रही थी। महादेवी वर्मा कह रही हैं ये, मैं लौट रही थी तो चिड़िया और खरगोश के दुकान पर ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। और बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहा, आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकर गण के एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है और एक मोर है, एक मोरनी आप पाल लें। मोर के पंजों में दवा बनती है, मोर के पंजों से दवा बनती है। ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मैंने सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो मारो। मतलब जो पक्षी होते हैं उनको पकड़ो फिर मारो। और बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। सुनने वाला कथक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ ने हाथ से संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँचे। उसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाल के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चल रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहाँ भाई, ज़रा सोचो तो। अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल आपके पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु। 30 चिड़ी मार के नाम के एक और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों की
पटाने कैसे लगा था, मानो पिंजड़ा की ही एक ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। आप प्रसन्न होकर मैंने कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, तो है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उस दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी और पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज में नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे गद्दी कागज़ों और की कटोरियों पर को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन इधर उधर गुप्तवास करते और रात में गद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर तो कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियां में तो जाली लगी थी और पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, और तब उसके शोध का परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों को अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजे बंद रहे और ये दोनों गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा और जैसी अभिमानिनी मार जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसे ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर घू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य स्वभावों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः जैसे और रंग में था जैसे इडली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्री की नीलाभ धुत्ती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछें लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना और
क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कल की पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का परिणाम देने लगी और नीलाभ गिरीव के साथ के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि अब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर और उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब वे अति क्रंदित दन न करने लगते तो उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उस जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआल सा खेलते रहते थे। ऐसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया और सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। देखिए इसमें दिख रहा है, सॉरी भी दिखाती हूँ मैं। देखिए इसमें दिख रहा है, पकड़ में आ गया और निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था और शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर के एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के 5 पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना अब सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, जो मोर है सांप के 2 खंड मतलब 2 टुकड़े कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास आ गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखा उष्णता देता रहा और कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुनता होगा। यह उस पक्षी का रूप है जो स्वाभाविक देखकर समझ में आ गया।
समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जिनका जीवन में क्रूर कर्म है, नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, लेकिन उनका जो मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पक्ष को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूलों से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। और तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देश विदेशी अतिथि भी पहुंच सकता है और नीलकंठ की मुद्रा को अपने पति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयीभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पेन चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले उठाकर रखता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही उन्हें हवा में उसकी सहजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की अनुगूंज तीव्रतर होती हुई मानो बूंद के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदे की झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस प्रकार आनंदोत्सव की रागिनी में बेसुमार स्वर कैसे बज उठा। और यह भी एक करुणा थी कि एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले से समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगा, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कानों में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पास पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे
अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी नहीं, परंतु वह टूंट जैसे पंखों को डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीधर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्ज ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहे थे। अब कुब्ज उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली और पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देने चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए और जिनको वह अब पंखों में छिपाए रहती थी। पता चलते ही कुब्जी ने चोंच मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर टूंट जैसे पैरों पर से सब और छितरा दिए। और इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकला भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचाकर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रही थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 महीने के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे कि खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसे न उठने का संदेश हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसे रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम में ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में बिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल
आती थी और आम, अशोक, अचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरती ही थी कि कजली सामने पड़ गई, मतलब अल्सेशियन कुत्ती। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इस बार उसका कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षीय प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, ये लेखिका कह रही हैं। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तीव्रता करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। और इसको जो एक और अर्थ समझे तो वो होगा एक कहानी के रूप में, और बताऊं एक शॉर्ट कहानी के रूप में, तो वह होगी कि मतलब नीलकंठ को जो नाचना बहुत पसंद था, खासकर वर्षा ऋतु में। वह मेघों को आवाज सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता था और अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगता था राधा भी उसकी गतियों में ताल मिलाती थी। और कहानी में जब बाद में कुब्जा नाम की एक मोरनी आती है जो स्वभाव से झगड़ालू और ईर्ष्यालु थी, पर वह जो नीलकंठ को किसी और मोरनी खासकर राधा के पास नहीं देखना चाहती थी। वह राधा को चोंच मारती और उसके नीलकंठ से दूर रखने की कोशिश करती। कुब्जा के इस व्यवहार से नीलकंठ बहुत दुखी रहने लगता और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा भी उदास और रहने लगती है और उसे ढूंढती रहती है। यह कहानी जो है पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके स्वभाव और उनके आपसी संबंधों को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ईर्ष्या और स्वार्थ एक सुंदर रिश्ते को नष्ट कर देते हैं। और कर सकते हैं। तो ये थी इसके जो कहानी है शॉर्ट, वो ये थी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, जो ये वीडियो देखिए अपने उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगी कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।